हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का सामान्य परिचय। वो क्या है भैया? भारत का भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम क्या है, बेसिक चर्चा करेंगे, है ना। तो बहुत सारे अभी कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि सर जो आपके शब्द हैं वो थोड़े छोटे हैं, तो आज से और अब से जितने भी लेक्चर आएंगे उनके सभी फॉन्ट्स को मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा, क्योंकि शायद कुछ कैमरे की सेटिंग की वजह से जो शब्द हैं वो थोड़े बड़े नहीं पहुंच पा रहे हैं, शायद लेंथ जो है वो कम है इसी की वजह से, है ना। तो इंडिया की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आज हम चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि हमारी जो अभी क्लास है ना, तो उस क्लास में अभी हमारा इंडियन जीके चल रहा था। तो इंडियन जीके को मैंने स्टेट वाइज पढ़ाया था, है ना। लेकिन अब से हम क्या करेंगे, अब से आज से जो क्लास आएगी आपकी, ये हमारी ओवरऑल भारत की होगी, है ना, ओवरऑल इंडिया के जीके की होगी, जिसमें मैं इंडिया के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके कवर कराऊंगा, है ना। तो आपको रोज एक एक क्लास पहुंच जाएगी। तो आज की हम क्लास में भारत की बेसिक जानकारी को देखेंगे, है ना। इंडियन स्टेट में मैंने जो प्रशासन के आधार पर पढ़ाया था उसमें मैंने ये सब चीज़ें नहीं बताई थी। तो इस क्लास को जिन लोगों ने मेरी ऑफलाइन क्लास पढ़ी है वो लोग इस क्लास से सारे नोट्स बनाकर उसको तैयार कर लेंगे, है ना। तो भारत का जो सामान्य परिचय है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के नाम की। भारत के नाम की, तो भारत का जो नाम है वो आज भारत है, इसके पहले हिंदुस्तान हुआ करता था। क्या हुआ करता था भैया? हिंदुस्तान। अभी हिंदुस्तान नाम कहाँ से आया? ये नाम आया हिंदू से। और ये हिंदू नाम कहाँ से आया है? ये आया है सिंधु से। और सिंधु क्या है? सिंधु नदी है। कल के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि सिंधु नदी हमारे भारत से होकर बहती है और पाकिस्तान में चली जाती है। तो भाई सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहा करते थे, है ना, उनको क्या कहा गया? हिंदू कहा गया, फारसियों द्वारा। क्यों कहा गया? क्योंकि जो सा का उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो हा से करते हैं फारसी लोग। कैसे? जैसे सप्ताह है, तो सप्ताह से क्या बन गया? हफ्ता है। और हफ्ता से क्या बन गया? हफ्ता। बात समझ में आ रही है? सा का उच्चारण हा से होता है, इसलिए सिंधु की जगह उन्होंने क्या कह दिया कि हिंदू लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? हिंदू लोग रहते हैं। तो हिंदू लोगों के रहने का जो स्थान है, प्लेस है, वो हिंदुस्तान कहला गया। ठीक है। हिंदुस्तान के बाद और कुछ नाम पढ़ते हैं, जैसे आर्यव्रत नाम सुना होगा आपने, आर्यव्रत। तो जो आर्यव्रत है, ये आर्यव्रत कैसे नाम पड़ा? तो आर्य जब भारत आए, मैक्स मूलर मैक्स मूलर भाई साहब ने कहा है कि भारत में जो आर्य हैं वो मध्य अफ्रीका से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य अफ्रीका से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि जो आर्य थे वो यूरोप और जो साइबेरिया वाला भाग है वहां से आए थे, है ना। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग अवधारणाएं हैं। तो मैक्स मूलरों ने कहा कि आर्य आए, तो आर्य जब यहाँ रहने लगे तो इस पूरे व्रत को, मतलब क्षेत्र को, व्रत कहा गया और नाम क्या पड़ गया? आर्यव्रत पड़ गया। ठीक है। फिर उसी प्रकार से धीरे धीरे इसका नाम भारत पड़ गया, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जो राजा भरत थे उनके नाम पर भारत पड़ा है। बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं, उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बेसिक जानकारी देखेंगे। तो भारत में अगर हम वर्तमान में बात करें तो 28 राज्य हैं, है ना। 28 स्टेट एंड 8 यूटी हैं, है ना। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, है ना। अभी तक क्या था? अभी तक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत में 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारत ने क्या किया? जम्मू कश्मीर राज्य को, ये जो जम्मू कश्मीर राज्य आपको दिख रहा है, इसको खत्म कर दिया, मतलब राज्य के दर्जे से खत्म किया। तो 28 राज्य बने। और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित में बना दिया, है ना। तो प्लस टू 2 केंद्र शासित बढ़ गए, तो कितने हो गए? 9 केंद्र शासित हुए, है ना। तो 9 केंद्र शासित हुए, तो फिर क्या किया कि यहाँ दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव 2 केंद्र शासित हैं, इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया, तो एक संख्या कम जाएगी, है ना। तो 28 8। तो वर्तमान का जो आंकड़ा है वो कितना है? 28 8। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये 28 राज्य तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। ये 28 राज्य हैं। जब किसी भी राज्य को मैं पढ़ाऊंगा तो उसका नोमेनक्लेचर करता चलूंगा, है ना। जैसे ये गुजरात है आपका, ये गुजरात है, ये राजस्थान है ना, ये यूपी है, ये आपका एमपी दिख रहा है, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, ये कर्नाटक है,
ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उड़ीसा है ना, पश्चिम बंगाल है, और आपका ये जम्मू कश्मीर है ना, ऐसे बहुत सारे राज्य दिख रहे हैं, झारखंड दिख रहा है आपको, बिहार दिख रहा है आपको, तो ये सारे राज्य हैं। इन सारे राज्यों के बाद इनकी संख्या टोटल 28 है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में आपको बता देता हूँ, केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या 8 है, उसमें सबसे पहला है आपका दिल्ली, है ना, रेड से बना देता हूँ मैं ताकि आप समझ पाए। पहला क्या है, दिल्ली है। दूसरा क्या है भैया, दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको पता है पंजाब और हरियाणा की राजधानी है ना। चंडीगढ़ भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है, सुनियोजित शहर है, ग्रिड सिस्टम के आधार पर बना शहर है, जिसकी स्थापना ली कार्बोजियर के द्वारा की गई थी, जो कि एक फ्रांस के वास्तुकार हैं, जिनका वास्तविक नाम एडुआर्ड जिन्नारे था। ठीक है, तो उनने सबसे पहले चंडीगढ़ को स्थापित किया, है ना, सिस्टम के आधार पर, कि भाई कोई भी अपने हिसाब से घर नहीं बना सकता, कोई भी अपने हिसाब से रास्ता नहीं बना सकता, सब कुछ बनेगा मैप के आधार पर, है ना। जैसे घर एक सामान्य तौर पर बनता है और दूसरा मैप के आधार पर इंजीनियर बनाते हैं, तो वैसे ही चंडीगढ़ को इसी आधार पर बसाया गया। दूसरा शहर गांधीनगर है, फिर उसके बाद बहुत सारे हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हुए, है ना। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है आपका कौन सा, लक्षद्वीप। ये सॉरी, इसको बना देते हैं। तीसरा क्या है, इसको 1 कर देता हूं, है ना, इसको 1 कर देता हूं अब, क्योंकि अब दादरा अलग था, दमन एवं दीप अलग था, इसको 1 कर दिया है, तो 3 हो गए। 1 2 3 केंद्र शासित प्रदेश। चौथा है आपका लक्षद्वीप, है ना, यहाँ बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, तो ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के बाद यहाँ आपका कौन सा है, पौंडुचेरी है ना, आंध्र प्रदेश। एक हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, एक हिस्सा यहाँ है, एक हिस्सा यहाँ है, और एक हिस्सा यहाँ है। अलग अलग 4 जगह पौंडीचेरी है, अलग अलग जिले हैं, 4 जिले पड़ते हैं, आपको पता होगा, यनम, माहे, कराईकल और पांडिचेरी। तो ये पांडिचेरी है। तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद आपका एक छठवां है अंडमान निकोबार, है ना, यहाँ आप देख पाते हैं, यहाँ आपका कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप, लक्षद्वीप, पांडिचेरी। 1 2 3 4 5 6 7, और आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, एक ये बन गया है और एक ये बन गया है। इसका नाम है JNK, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और इसका नाम है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। क्या नाम भैया, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो हो गए 8, एक ये हो गया। ये एक बनाता हूँ अभी, आपको यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, है ना, पौंडीचेरी बस बना देता हूँ अभी। ये आपका क्या है, पौंडीचेरी। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वर्तमान में कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी, ये तो थी बेसिक जानकारी। अब हम भारत की एक एक करके पूरी टोटल जानकारी को यहाँ समझेंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इन राज्यों की राजधानी बेसिक तौर पर सभी जानते हैं, है ना, आई होप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो राज्यों को मैं पढ़ाऊंगा कभी, है ना, तो वहाँ आपको ये सब चीजें बता दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो है बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहती, और अभी पिछले एग्जाम में पूछा भी था, है ना। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है भैया, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पांडिचेरी की जो राजधानी है वो पांडिचेरी है। ठीक है, लक्षद्वीप की जो राजधानी है, ये एग्जाम में पूछी गई थी, कवरत्ती। क्या नाम है, कवरत्ती। पांडिचेरी की राजधानी क्या है, पांडिचेरी ही है। अब इसका नाम पुदुचेरी हो गया है ना, पुदुचेरी भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पांडिचेरी की पांडिचेरी है। लक्षद्वीप की जो है वो कवरत्ती है। ठीक है, इसके बाद दादरा एवं नगर हवेली, इसकी वही है सेम, दादरा एवं नगर हवेली, एक ही कर दिया है उसको, जो नाम है उसका दिल्ली की दिल्ली है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। लद्दाख की इंपोर्टेंट है, लद्दाख की है लेह। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की जो है JNK की जो राजधानी है वो है आपकी श्रीनगर। ये तो आप जानते ही हैं। और श्रीनगर की जो स्थापना है वो राजा सम्राट द ग्रेट अशोक के द्वारा की गई थी। क्लियर है, तो ये बेसिक जानकारी मैंने बताई। अब हम ज्योग्राफी के आधार पर भारत को
थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, है ना, कि भाई जो भारत है वो हमारा किस आधार पर क्लासिफाइड है। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, ज्योग्राफी के आधार पर हम देखते हैं तो जो भारत है उसकी स्थिति क्या है ना, ज्योग्राफी ज्योग्राफिकल पोजीशन, है ना, हिंदी में कहेंगे भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के आधार पर अगर हम भारत को देखेंगे तो भारत जो है वो हमारी पृथ्वी पर स्थित है, ये सभी जानते हैं। लेकिन पृथ्वी पर कहाँ स्थित है, तो इस तरीके से अगर आप गोलार्ध बनाएंगे, हेमिस्फेयर बनाएंगे, है ना, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है और ये साउथ हेमिस्फेयर है। नॉर्थ साउथ जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर आपके भारत की लोकेशन है, ये यहाँ पर भारत की लोकेशन है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप क्या लगाएंगे भैया, स्थिति। अगर आप देखें कि भारत की स्थिति क्या है, तब आप लगाएंगे कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। फिर अगर आपसे वो पूछेगा कि भारत जो है वो पूर्व में है कि पश्चिम में है, तो आप बताएंगे भाई कि पश्चिम में है, सॉरी पूर्व में है। कहाँ पर है, पूर्व में है ना। आप ये देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा दाहिने तरफ पूर्व होता है, ये कौन सा हिस्सा है, पूर्व है ना, और ये दक्षिण है, ये उत्तर है, तो ये उत्तरी हो गया। ठीक है, तो उत्तर देखो, पूरब और उत्तर, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है, भारत स्थित है ना। भारत की जो पोजीशन है वो क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब कई बार आपको पता होगा कि भारत जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कुछ लाइनें हैं, पृथ्वी पर क्या है, कुछ बहुत सारी इस तरीके से, पृथ्वी पर बहुत सारी कुछ इस तरीके से क्या है भैया, लाइनें हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं, पता होगा आपको। और कुछ पृथ्वी पर इस तरीके की लाइनें हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं। तो ये वाली जो लाइनें हैं, खड़ी जो लाइनें हैं, इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं, है ना, इंग्लिश में इनको लॉन्गिट्यूड लाइंस कहा जाता है। तो इनकी जो संख्या है वो है 360। कितनी है, 360। क्योंकि आपको पता है कोई भी जो सर्किल है, पृथ्वी क्या है, गोला है, तो कोई भी जो सर्किल है वो अपने आप में पूरा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो उसी कारण जो पृथ्वी है राउंड शेप में होने के कारण उसको 360 लाइंस में डिवाइड कर दिया है, जिनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो इस तरीके की लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, लैटिट्यूड लाइंस कहा जाता है। इनकी जो संख्या है वो 180 डिग्री, 180 रेखाएं हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये 181 होती है। क्यों होती है 181? क्योंकि 90 इस तरफ है, 90 इस तरफ है, और बीच में एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है, भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। और इंग्लिश में से इक्वेटर लाइन कहा जाता है ना, इक्वेटर लाइंस कहा जाता है। तो इक्वेटर लाइन बिल्कुल बीचों बीच से गुजरी है। इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो इन जो रेखाओं हैं, इन रेखाओं के बीचों बीच भारत स्थित है। ठीक है, तो हर एक रेखा की काउंटिंग होती है 1 से 1 2 3 4 5 और 360। इस यहाँ भी यही 1 2 3 4 और 180। तो जब इन रेखाओं की काउंटिंग होती है तो कोई ना कोई रेखा जो भारत की है वो यहाँ से गुजरती है, यहाँ से। ये भारत की यहाँ क्या है, पहली रेखा है। और एक रेखा यहाँ गुजरती है ना, ये वाली। देखो बीच से भी गुजरेंगी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा बीच से भी गुजरेंगी, लेकिन क्वेश्चन आता है कि भारत किन रेखाओं के बीच में स्थित है। तो ये कैसा होगा, ये अक्षांशीय विस्तार होगा कि भाई अक्षांश रेखा यहाँ से शुरू हो रही हैं, तो ये वाली अक्षांश से लेकर ये वाली अक्षांश से बीच में भारत है। यहाँ से स्टार्ट होगी एक रेखा, बिल्कुल जस्ट टच करेगी, और एक यहाँ से करेगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से करेगी यहाँ। ठीक है, एक रेखा ये करेगी। तो ये जो दो लाइन टच कर रही हैं, है ना, यहाँ आप देख पा रहे हैं मैप में, ये भारत के बीचों बीच ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। अब मैं इसको मिटाता हूँ। है ना, आपको ये मैप बनाते चलना है, आपको ये सारी चीजें बनाते चलना है, क्योंकि मैं लगातार मिटाता रहूंगा, है ना, मैं लगातार मिटाता रहूंगा, और आप लोगों को लिखता चलना है। क्योंकि अभी भारत में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आज, बहुत सारी चीजें मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो भारत का जो विस्तार है वो यहाँ से शुरू होता है,
8 डिग्री 4 मिनट, है ना। ये पॉइंट के बाद 4 लगता है। देखो डिग्री में क्या होता है कि डिग्री में जो डिग्री पूरा है, लेकिन जब डिग्री बढ़ता है तो वो समय के आधार पर बढ़ता है, क्योंकि आपकी जो पृथ्वी है वो पूरी 24 घंटे में बटी हुई है। पृथ्वी अगर हम कहें तो 360 डिग्री इक्वल टू 24 घंटे में बटी हुई है। ठीक है, पूरी पृथ्वी को 360 डिग्री में बांटा है, लाइन्स में बांटा है, और समय की बात करें तो 24 घंटे में बांटा है। ठीक है, तो 24 घंटे में डिग्री जो है वो पूरी डिग्री है, लेकिन उसके बाद जो पॉइंट लग के 4 दिखता है, ये 4 मिनट को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? 4 मिनट को दर्शाता है। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वाली जो लाइन है ये है 37 डिग्री 6 मिनट। कितनी है भैया? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 8 से लेकर 8 मिनट से लेकर, देखो 8 डिग्री है 4 मिनट है, 37 डिग्री है और 6 मिनट है, यहाँ बीच में पॉइंट लगा रहता है। तो ये क्या हो गया? आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हम देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। तो देशांतर में ये वाली जो लाइन है ये स्टार्ट होती है 68 डिग्री। देखो 68 डिग्री है, फिर बीच में पॉइंट लगेगा, फिर 7, तो ये 7 क्या है? ये मिनट हो जाएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री, ये 97 डिग्री मतलब ये 97 नंबर की रेखा है। जैसे मैंने बताया ना कि 360 रेखाएं हैं, तो 360 रेखाओं में ये वाली जो लाइन गुजरात से गुजरेगी ये 68 नंबर की है, और ये जो अरुणाचल के लास्ट पॉइंट से गुजरेगी ये 97 नंबर की है। लेकिन हो क्या रहा है कि 97 नंबर से थोड़ा सा ज्यादा है ना, इसलिए पॉइंट लगकर यहाँ 25 मिनट हो गया। 25 मिनट हो गया, समझ पा रहे हो आप? है ना, ये मिनट कहाँ से आया? यहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से, है ना। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कि ये बराबर ये, x बराबर y मान लिया, तो वैसे यहाँ पर डिग्री बराबर समय मान लिया, क्योंकि डिग्री से पृथ्वी घूमती है और 24 घंटे में पृथ्वी पूरी घूम जाती है। तो ये नंबर वाली लाइन है ना, ये 8 नंबर की लाइन गुजर रही है यहाँ से, है ना, भूमध्य के बाद, और यहाँ 37 नंबर की लाइन गुजर रही है। तो इन रेखाओं के बीच में क्या है? हमारा भारत अवस्थित है। इन रेखाओं के बीच में हमारा क्या है? भारत अवस्थित है। अब क्वेश्चन आता है किनसे? बिंदुओं से। बिंदु समझते हो? पॉइंट्स। किससे आता है? पॉइंट से आता है। पॉइंट से का मतलब है कि भाई भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, या दक्षिणी पॉइंट कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, और भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है ना। ये सभी हम पॉइंटों पर बात करेंगे, ये सभी हम पॉइंटों पर बात करेंगे। एक पॉइंट का मतलब ये है कि आप भारत में यहाँ खड़े हो, मान लो अभी मध्य प्रदेश में आपने चलना शुरू किया उत्तर की ओर, तो उत्तर में आपको जो लास्ट पॉइंट मिलेगा जहां से भारत की सीमा समाप्त हो जाएगी वो कहलाएगा अंतिम पॉइंट। तो अंतिम पॉइंट जो है वो सबसे ऊपर रहेगा। तो भारत का जो उत्तरी पॉइंट है इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है भैया? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम इंदिरा कॉल रखा गया। अब आप कहेंगे कि सर इसमें एक कंफ्यूजन होता है, क्यों होता है? क्योंकि भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, सबसे दक्षिणी पॉइंट है, उसका नाम है इंदिरा कॉल। उसका नाम क्या है? सॉरी, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो एग्जाम में जब आता है तो ये हमेशा दोनों ऑप्शन में रहते हैं, तो वहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई पॉइंट है कि कॉल है। अब आप मुझे बताओ, एक ऊपर है एक नीचे का पॉइंट है, तो यहाँ आपको दिख रहा है कॉल, है ना, कॉल। कॉल आप मोबाइल से कॉल करते हो, मोबाइल से कॉल करते हो। जब मोबाइल से आप कॉल करोगे तो मोबाइल को आप कहाँ लगाओगे? ऊपर कि नीचे? पैरों में लगाओगे कि सिर पे लगाओगे? कॉल करोगे तो सिर पे लगाओगे, और सिर कहाँ है आपका? ऊपर। और ऊपर मतलब उत्तरी। तो आपके चेहरा जो है वो उत्तरी भाग में है। उत्तरी भाग में आप क्या करोगे? उत्तरी पॉइंट से आप कॉल करते हो, है ना। समझ में आ रहा है? जब एक पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक नीचे का हो जाएगा। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? नीचे है। इसी इंदिरा पॉइंट को एक नाम से और जाना जाता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और एग्जाम में जब ये आ जाता है तो लोग यहाँ गलती कर देते हैं कि सर हमने तो पढ़ा था लेकिन पता नहीं ये क्या आ गया, और इनमें से कोई नहीं लगा देते हैं, है ना। इसी का एक और नाम है पिग मी ली यन। क्या नाम है भैया?
पिगमिलियन पॉइंट, है ना, लिख लेना आपको इसको अच्छे से। मैं बोल रहा हूँ पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ। इसी का एक और नाम क्या है, पिगमिलियन बिंदु या पिगमिलियन पॉइंट, जो आपको सही लगे। ठीक है, अब ये है कहाँ, देखो ये तो जम्मू कश्मीर में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ है, तो इसमें लोग तमिलनाडु लगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि सबसे नीचे तमिलनाडु है, लेकिन गलत है। आपके भारत से भी नीचे, आपके भारत से भी नीचे आपका क्या है, ये अंडमान है। आपके भारत से भी नीचे जो है वो अंडमान है। यहाँ जरूर बना है लेकिन ये अंडमान यहाँ कहीं तक आया है। ये भारत है, भारत के नीचे और यहाँ नीचे तक आया है, सबसे नीचे। तो जो बिल्कुल लास्ट बिंदु है आपका वो बिल्कुल यहाँ है, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल सबसे लास्ट में, क्योंकि ये लास्ट बिंदु की बात चल रही है ना। तो यहाँ आपको दिखने का होगा शायद, तो मैं यहीं बना देता हूँ यहाँ। तो ये है आपका कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ये है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि सबसे निचला पॉइंट है हमारे भारत का। इसी को पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं, है ना। और ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में है और दक्षिणतम अंडमान में है ना, सबसे दक्षिणतम अंडमान में है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी। तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो पश्चिम कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। तो गुजरात में ये वाला जो पॉइंट है कि भाई यहाँ तक आप गए और गुजरात में आप जाके जहाँ भारत खत्म हुआ वो अंतिम बिंदु है ना। इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है सर क्रीक। क्या नाम है, सर क्रीक। सर क्रीक ऐसा भी लिखा रहता है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, सर क्रीक, कुछ भी आप कह सकते हो। सर क्रीक, यहाँ रा भी लगा रहता है, कुछ पुस्तकों में नहीं लगा रहता, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। लेकिन इसी सर क्रीक का एक और नाम है, इसी सर क्रीक का एक और नाम है जो कि आजकल बुकों में आता है और एग्जाम में भी आने लगा है। बस बुकों में ये दिया रहता है तो लोग गलत कर देते हैं। तो इसका एक और नाम है गोरमोता पॉइंट। क्या नाम है भैया, गोरमोता पॉइंट, है ना। तो भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है वो गोरमोता है। और पश्चिमी कहाँ है, गुजरात में है, क्योंकि आप मैप देखेंगे तो सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस दिक्कत वाली बात थी कहाँ, दक्षिणी में, क्योंकि दक्षिणी में लोग तमिलनाडु केरल समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत से भी नीचे हमारा अंडमान निकोबार यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी है, इसी कारण। अब हमारा एक बचा अंतिम, पूर्वी। तो भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है ना, ईस्टर्न पॉइंट है ना, इसका नाम है किबुथु। क्या नाम है, किबुथु, है ना। इसी का एक और नाम है बांगालू। इसी का एक और नाम है बांगालू। ठीक है। तो भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है, सबसे जो पूर्वी पॉइंट है, उसका नाम है किबुथु। इसी को हम बांगालू के नाम से भी कहते हैं। और सबसे इस तरफ कौन सा राज्य पड़ रहा है, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश पड़ रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश में ये यहाँ पर ये पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। बहुत सिंपल और आसान भाषा में समझा रहा हूँ। और आज मैंने फॉन्ट थोड़े से बड़े कर दिए हैं, शब्द बड़े कर दिए हैं। आप शब्दों को काफ़ी आसानी से पहचान पा रहे होंगे। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि सर जो फॉन्ट है वो काफ़ी छोटे हैं, तो मैंने फॉन्ट को बड़ा कर दिया है और आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब यही जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर लंबाई को भी मापा जाता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है ना। यहाँ से आप चलना स्टार्ट करोगे यहाँ तक, ये टोटल लंबाई उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी आता नहीं है, लेकिन हम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। तो आपका अगला पॉइंट क्या बनेगा, देखो मैं मैप में बनाता चलूंगा, आप मैप में भी बनाइए और आप नोट्स भी बनाइए, एक एक पॉइंट लिख कर, है ना। हेडिंग डालिए भारत का सामान्य परिचय, और जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनको 1 बाय 1 करके नोट डाउन करते जाना है। जहाँ आपको फैक्ट रहे उसको कलर्ड पेन से लिखना है, जहाँ कुछ ऐसा विशेष आए उसको अच्छा हाईलाइटेड करके लिखना है, ताकि एग्जाम के समय आप उसका रिविजन बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो 3214 किलोमीटर है। और अगर पूरब से पश्चिम आप जाएंगे इस तरीके से, तो भारत की जो लेंथ है, जो भारत की पूरब से पश्चिम की लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, है ना। ये टोटल लेंथ है। ये थोड़ी बहुत कुछ पुस्तकों में कम ज़्यादा दी हुई है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट है ना। बहुत सारी पुस्तकों में अलग अलग डाटा दिया रहता है, लेकिन ये आप याद रखें, एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन बस जानकारी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा दिया है ना। तो आप यहाँ पर मैप में ये बना सकते हैं। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर बिंदुओं की सारी बात कर ली, है ना।
बिंदुओं की सारी बात कर ली हम। देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को बिल्कुल आसानी से कवर कर लेंगे, तो आपको घबराना नहीं है ना। ऐसा मैं बार बार लिख कर सारी चीज़ें मिटाता चलूँगा। आपको अलग अलग मैप बनाना है हर एक टॉपिक का, और साथ ही आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। जितने अच्छे नोट्स रहेंगे उतने बेस्ट तरीके से आपको याद होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बस आप नोट्स में कंजूसी नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी राज्यों की, भारत के पड़ोसी राज्यों की, भाई भारत के पड़ोसी देशों की। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो शुरू होते हैं कहाँ से? गुजरात से। कहाँ से शुरू होते हैं? गुजरात से। यहाँ से तो समुद्र लगा है, आप जानते हैं। यहाँ से क्या लगा है? टोटल समुद्र लगा है। अभी मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। अभी मैं भारत की बिल्कुल हल्की फुल्की जानकारी, बिल्कुल हल्की जानकारी को बता रहा हूँ। अभी तो मैं भारत के अंदर एंटर करूंगा, और अंदर एंटर करने के बाद भारत का जितना भी जीके है, जितने भी क्वेश्चन आज तक 28 राज्यों और 8 केंद्र शासितों से पूछे गए हैं, वो सारे मैं आपको एक एक करके लिखवाऊंगा, है ना। एक एक करके लिखवाऊंगा। या तो हम राज्य उठा लेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर राज्य के स्तर पर पढ़ना है, स्टेट वाइज पढ़ना है, कि हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है। मैं इंडियन जीके को दोनों तरफ से पढ़ाता हूँ, है ना, ताकि डाटा किसी प्रकार से बच ना पाए। क्योंकि कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो स्टेट वाइज पढ़ने में कवर होते हैं, और कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिन्हें टॉपिक वाइज पढ़ने में कवर किया जाता है। जिससे क्या होता है कि डाटा को, मेरा क्या है, मैं पुस्तक के हिसाब से नहीं बल्कि मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। कुछ टॉपिकों को मैं स्टेट वाइज पढ़ाता हूँ जिससे याद होने में सहूलियत रहे, और कुछ टॉपिकों को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो उन टॉपिकों को वैसे ही अच्छे से याद किया जा सकता है। तो आप कमेंट में बता देना, जैसा भी आपको पढ़ना है मैं पढ़ा सकता हूँ। तो ये हमारा भारत है। भारत के हम हल्के से पड़ोसी राज्यों की बात कर लेते हैं। ठीक है, भारत में पड़ोसी राज्य की सीमा जो है वो गुजरात से स्टार्ट होती है। गुजरात से लेकर यहाँ कश्मीर तक, गुजरात से लेकर यहाँ कश्मीर तक कौन सा देश लगता है? पाकिस्तान लगता है। कौन सा देश लगता है? पाकिस्तान। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश सीमा बनाता है? पाकिस्तान। क्वेश्चन आ चुका है कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान कितने राज्यों से बना रहा है? 1 2 3 और 4, है ना। 4 थे अभी तक, अब 3 हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, है ना। ये पंजाब है, ये पंजाब है, और ये जम्मू कश्मीर आप जानते ही हैं। अब जम्मू कश्मीर राज्य खत्म हो चुका है, अब 3 राज्य बचे और एक केंद्र शासित प्रदेश से पाकिस्तान क्या है? सीमा बनाता है। पाकिस्तान जो शब्द है ये चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था 1940 में। और इसके पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि लियाकत अली खान साहब बने थे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पहले प्रधानमंत्री जिन्ना साहब बने, नहीं, लियाकत अली खान को पहले प्रधानमंत्री बनाया गया था, जबकि गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। 1947 की बात है। तो यहाँ पर पड़ोसी देश हो गया। दूसरा पड़ोसी देश है हमारा यहाँ चीन या चाइना, है ना। चीन या चाइना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा कौन बनाता है? चाइना बनाता है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा जो है वो म्यांमार बनाता है। कौन बनाता है? म्यांमार बनाता है। म्यांमार, म्यांमार में अभी तख्ता पलट हो चुका है, आंग सान सूकी को वहां से हटा दिया है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नैप ताइपे यहाँ की राजधानी है, और टका चलता है यहाँ पर, सॉरी टका नहीं, क्यात चलता है यहाँ पर। क्या? क्यात। क्यात यहाँ की करेंसी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ जो है ये पूरा जो है ये है आपका बांग्लादेश, है ना। ये क्या है? बांग्लादेश। तो जो म्यांमार है ये भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1935 से 1937 में ये अलग हुआ था। 1935 में एक्ट आया, 1937 में फाइनली म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। बांग्लादेश तो आपको पता ही है, ये भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। 47 में पाकिस्तान में गया और 1971 में हमने इसको आज़ाद कर दिया। ठीक है, तो कितने देश हो गए? सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी सीमा अफगानिस्तान की भी लगती है, अफगानिस्तान की भी लगती है। ठीक है, अफगानिस्तान बेसिकली ये वास्तविक तौर पर तो नहीं कह सकते क्योंकि ये पीओके वाला हिस्सा है, लेकिन सीमा को माना जाता है। तो 1 देश, 2 देश, 3 देश, 4 देश, 5 देश। यहाँ आएगा नेपाल। यहाँ क्या आएगा भाई साहब? ये आ जाएगा नेपाल। नेपाल भी सीमा बनाता है।
और यहाँ आ जाएगा भूटान। भूटान भी सीमा बनाता है, तो 5 के बाद 6 और 7। ठीक है, तो भारत से कुल मिलाकर 7 देश सीमा बनाते हैं। अब ये 7 देशों से क्या है, आपसे डायरेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन सा देश सीमा बनाता है, उत्तर में कौन सा बनाता है, ठीक है, दक्षिण में कौन सा समुद्री सीमा बनाता है। तो दक्षिण में यहाँ श्रीलंका है, आपको पता होगा, है ना। श्रीलंका वैसे सीमा नहीं बनाता, लेकिन समुद्री सीमा आप कह सकते हैं, समुद्री सीमा श्रीलंका बनाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है कि इनमें क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, तो सर्वाधिक सीमा बनाता कौन है, बांग्लादेश। सर्वाधिक जो सीमा है वो बांग्लादेश बनाता है, 4096.4 किलोमीटर के आसपास, है ना, 4096 याद रखो। तो 4096 किलोमीटर की सर्वाधिक सीमा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश में सीमा करता। कुछ लोगों को लगता है चाइना करता है ना, चाइना नहीं करता, क्योंकि बीच में तिब्बत है, बीच में नेपाल है, बीच में भूटान है, इसलिए वो सीमा कम हो जाती है। तो सर्वाधिक जो सीमा है वो बांग्लादेश टच करता है। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम कौन करता है, अफगानिस्तान। सबसे कम कौन करता है, अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर के आसपास ये सीमा है, ठीक है, काफी कम सीमा है, ठीक है। तो ये सबसे कम सबसे ज्यादा याद रखें। फिर याद क्या रखें, इनकी सीमाओं के नाम, इनकी सीमाओं के नाम। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो ये रेखा है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो हर बच्चा जानता है, रेड क्लिफ रेखा, है ना। सर जॉर्ज रेड क्लिफ भारत में आए थे और उन्होंने इस रेखा को तैयार किया था 1947 में, है ना। आपको पॉइंट वाइज नोट करते चलना है, मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन आपको पॉइंट वाइज नोट करते चलना है। पॉइंट वाइज नोट करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से अच्छे से याद होगा। तो भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो कि सर जॉर्ज रेड क्लिफ के द्वारा 1947 में तैयार की गई थी। अफगानिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है, ये वाली रेखा जो है, अब नहीं है, ये पहले हुआ करती थी, है ना। अब ये नहीं है, अब ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ये पहले भारत हुआ करता था। तो भारत देखो, ये भारत है, ये भी भारत था, ये भी भारत था। तो ये भारत और ये भारत, ये वाली जो लाइन है, इस रेखा का नाम किया गया था क्या, डूरंड रेखा। क्या किया गया था, डूरंड। बाद में पाकिस्तान क्या हो गया, अलग हो गया हमसे, पाकिस्तान अलग हो गया। तो ये आज के समय में जो डूरंड रेखा है, आज के समय में जो डूरंड रेखा है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है ना। लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो भारत के ही परिप्रेक्ष्य में पूछेगा, तो आपको बताना है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है। 1896 में इसको निर्धारित किया गया था सर जॉर्ज हेनरी डूरंट के द्वारा। सर जॉर्ज हेनरी डूरंट के नाम से ही है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सर जॉर्ज हेनरी डूरंट के द्वारा 1896 में तैयार किया गया था। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा हुआ करती थी, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रेखा। क्लियर। बात करते हैं भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, है ना, मैकमोहन रेखा। सर जॉर्ज मैकमोहन थे, उन्होंने ही अपने नाम पर मैकमोहन रेखा बनाई। भारत और चीन के बीच कब बनाई, 1914 में, है ना, ये सन याद रखना। 1914 में मैकमोहन रेखा को भारत चीन के बीच तैयार किया, है ना। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के आसपास लगती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच। लेकिन यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे जो लाइन है, इसको कहा जाता है LAC, है ना। जम्मू कश्मीर में देखो, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, खास अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि जम्मू कश्मीर में जो सीमा है भारत और चीन के बीच, जम्मू कश्मीर में जो सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसका नाम क्या है, तब ये रेड क्लिफ और ये नहीं आएगा, ये टोटल रेखा है ना। यहाँ पर ये वाली जो रेखा है, ये चाइना और भारत के बीच है, इसका नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और ये वाली जो रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच, यहाँ छोटी सी, है ना, इसका नाम है LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC और LAC आपको समझ में आ गया होगा। LOC कारगिल फिल्म भी आई थी, तो आज तक आप समझ नहीं पाते थे कि LOC क्या है, आज समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये कुछ रेखाएं थी जिन पर हमने चर्चा की, और कुछ पड़ोसी देश थे जिन पर हमने चर्चा की। पड़ोसी देशों के साथ साथ
पड़ोसी देश से भारत के राज्य कितने लगते हैं, है ना, भारत के राज्य कितने लगते हैं। तो यहां से लेकर अगर आप काउंट करेंगे यहां तक के जो राज्य हैं इनकी कुल संख्या है 17। इनकी कुल संख्या कितनी है, 17 है ना, काउंट कर लो। एक गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, पंजाब हो गया, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर हो गया। अब जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करेंगे, है ना, अभी जम्मू कश्मीर हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, ये 17 राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को हटा दिया है तो अब 16 राज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमेशा 17 ही आएगा, क्योंकि भले ही वो राज्य नहीं है लेकिन सीमा तो बनाता है इसी कारण। ठीक है, यही संख्या आपसे पूछी जाए कि भारत के समुद्री तटी से कितने राज्य सीमा टच करते हैं, है ना, कुल मिलाकर। तो एक राज्य गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। ठीक है, 3 और 3 6 और 3 9, है ना। तो कितने राज्य, 9 राज्य। 9 राज्य काय से, 9 राज्य तट से सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं, और जो 16 हैं वो स्थलीय सीमा बनाते हैं। कैसी सीमा बनाते हैं भैया, स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 16 है ना, या 17 है, और समुद्री सीमा बनाने की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, 9 कौन कौन से हैं ये आपको मैप में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यस सर बोलिए, यहाँ तक आपको क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक एक करके धीरे धीरे हम ऐसे सारे टॉपिक भारत के जो बेसिक हैं उनको देखते चलेंगे। भारत में इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। इस बंगाल की खाड़ी का ये वाला जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर कहलाता है, हिंद महासागर कहलाता है, इंडियन ओशियन कहलाता है। ठीक है, इस तरफ का जो सागर है वो अरब सागर कहलाता है। क्या कहलाता है, अरब सागर कहलाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। यहाँ पर कोच्चि बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं, क्योंकि अरब सागर से ट्रेड बहुत होता है। ठीक है, अगर ये बात करें तो ये क्या है, खंबात की खाड़ी, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, खंबात की खाड़ी, है ना। इस तरफ गिरने वाली नदियां और उस तरफ गिरने वाली नदियां मैंने आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ा दी थी। अब इन सभी जो सागर वाले तटीय क्षेत्र हैं इनके अलग अलग क्या हैं, तटों के नाम हैं। अलग अलग क्या है, तटों के नाम हैं। तो जो गुजरात का ये समुद्री तट है ना, ये कच्छ का तट है। क्या है भैया, कच्छ का तट है। ठीक है, महाराष्ट्र की हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो ये कौन सा तट है, काठियावाड़, काठियावाड़ तट है। गोवा की बात करें तो कोंकण तट है, कोंकण तट है ना। याद रखना, कोंकण तट कुछ महाराष्ट्र में भी आता है, कुछ महाराष्ट्र में भी आता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का है कनारा तट, ऐसी को कन्नड़ तट भी कहते हैं, कन्नड़ तट या कनारा तट। केरल की बात करें तो केरल का जो तटीय क्षेत्र है ये मालाबार तट कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। तमिलनाडु की बात करें तो इसका जो तटीय सीमा है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है ना। चोरोमंडल भी लिखा रहता है, कोरोमंडल भी लिखा रहता है, वो अंग्रेजों के समय प्रोनाउंसिएशन में समस्या थी इसलिए। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसको कहा जाता है सरकार तट। क्या कहा जाता है, सरकार तट कहा जाता है। उड़ीसा की बात करें तो उत्कल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्कल तट कहा जाता है ना। उत्कल तट, उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। 1936 में उड़ीसा तैयार हुआ था बनकर, लेकिन फिर फाइनली 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर इसको मान्यता दी। बंगाल का जो तट है ये बैगा तट कहलाता है। क्या कहलाता है, बैगा तट कहलाता है। याद रखना, ये पर्सनली तट हैं, अलग अलग अपने अपने राज्यों के। एक तट का सिस्टम और है जिसे मैं कभी बाद में पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको ज्योग्राफी में। उसमें क्या है, सरकार तट को उत्तरी सरकार तट, दक्षिणी सरकार तट कह दिया जाता है ना, कि भाई उड़ीसा तक फैला है। कोंकण तट को यहाँ ऊपर नीचे कर दिया जाता है ना। तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बस यही पूछेंगे कि सबसे बड़ा तट कौन सा है,
सबसे बड़ा तट है वो कच्छ का तट है। मतलब कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि समुद्र से सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है, सर्वाधिक सीमा कौन टच करता है, तो गुजरात आंसर रहेगा। पूछेगा कौन सा तट, कच्छ का तट आंसर रहेगा। दोनों में अंतर है। आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाने वाला तट कौन सा है, तो कच्छ का तट है या कच्छ का रण है ना, जैसे व्हाइट या सफेद रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ नमक ही नमक बनता है, ये बात आप जानते ही होंगे। क्लियर है। तो ये हमने तट वाला सिस्टम भी पढ़ लिया। अब हम कुछ आसपास की जानकारी को भी देख लेते हैं, है ना। ये आपको लिखते चलना है, ये आपको अलग अलग मैप बनाते चलना है, और अगर आप मैप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको ये चीज 1 बाय 1 करके लिखते चलना है। क्लियर है। यहां से जो रेखा गुजरती है त्रिवेंद्रम के पास से, है ना, त्रिवेंद्रम के पास से कई बार क्वेश्चन आया है कि त्रिवेंद्रम, देखो त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, केरल की राजधानी है। इसके पास से जो रेखा गुजरती है इसको क्या कहते हैं, तो इसको चुंबकीय विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा नहीं, चुंबकीय विषुवत रेखा। याद रखना दोनों में अंतर है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। चुंबकीय विषुवत या भूमध्य रेखा एक ही बात है। इंग्लिश में कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन, है ना। इक्वेटर लाइन अलग है, विषुवत रेखा अलग है। विषुवत रेखा यहाँ है थोड़े नीचे, है ना। 876 भारत से 876 किलोमीटर की दूरी पर विषुवत रेखा है। लेकिन विषुवत रेखा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो हमारे त्रिवेंद्रम तक दिखाई देता है। त्रिवेंद्रम से जो लाइन गुजरती है उसको चुंबकीय विषुवत रेखा या चुंबकीय भूमध्य रेखा या मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये एक एक करके सारे फैक्ट आपको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कुछ संधियों की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका श्रीलंका है ना। यहाँ पर आपका क्या है, श्रीलंका है, जहाँ रावण रहता था, है ना। श्रीलंका की जो राजधानी है वो कोलंबो है, आप सभी जानते हैं। कोलंबो थी, अब जयवर्धनेपुरे कोट्टे कर दी है, जयवर्धनेपुरम कोट्टे कर दी है ना। महेंद्र राजपक्षे और गोताबाया राजपक्षे के बारे में आप जानते होंगे, बताने की जरूरत है नहीं, है ना। प्राचीन काल में श्रीलंका को सहेली कहा जाता था, और विश्व में सबसे ज्यादा चाय का निर्यात करने वाला देश भी श्रीलंका है। क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी खाड़ी है। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी खाड़ी है, तब आंसर रहेगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। पूछे कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो आंसर रहेगा पाक जल संधि। पाक जल संधि, समझ पा रहे हैं आप, पाक जल संधि। संधि पूछे तो पाक जल, देखो कुछ लोग समझेंगे, पूछेंगे कि सर जल संधि क्या है, खाड़ी क्या है, ये समझ में नहीं आता, शुरू में नहीं आता, कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। खाड़ी का मतलब होता है कि जब समुद्री पानी किसी तट से जाकर लगता है, समुद्री पानी जब किसी तट से जाकर लगता है और तट उस पानी को 3 ओर से घेरता है, तब इसको खाड़ी कहते हैं, है ना, वे कहते हैं, है ना। बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। क्लियर है। जब 2 स्थलीय क्षेत्रों के बीच में से पानी निकलता है या मौजूद होता है, तो वो जल जोड़ने का काम करता है ना। यहाँ देखो जी, अगर आपको भारत से श्रीलंका जाना है तो आप कैसे जाओगे, पानी से ही जाओगे ना, पानी है बीच में। अब उड़ के जाओगे एक अलग बात है, बीच में पानी तो आएगा, जब बीच में पानी आएगा तो पानी जोड़ने का काम कर रहा है, और जोड़ने को कहते हैं संस्कृत में संधि, है ना। तो पाक जल संधि, जल ऐसा जल जो जोड़ने का काम करता है। अब पाक नाम क्यों रखा, एक पाक करके एक व्यक्ति हुआ करते थे भारत में, अंग्रेजी व्यक्ति थे, तो उन्होंने इसका नाम अपने नाम पर पाक जल संधि रखा, जबकि ये पाकिस्तान के नाम पर नहीं रखा है। कुछ लोग ऑप्शन में जल्दी में लगा देते कि पाक जल संधि भारत पाकिस्तान के बीच, नहीं, पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच है ना। पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है ना, वो तो नाम पड़ गया। यही बीच में पंबन द्वीप भी स्थित है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसके बीच कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप है। और क्या बता सकते हैं, हाँ, और अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और जल संधियों की। ठीक है, ये तो आपका हो गया। आपको पता है कि यहाँ हमारा अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार बेसिकली काफी सारे भागों में बटा है। ठीक है, तो ये वाला भाग कहलाता है उत्तरी अंडमान,
ये वाला भाग कहलाता है मध्य अंडमान, ये वाला भाग कहलाता है दक्षिणी अंडमान या साउथ अंडमान, ये कहलाता है कार निकोबार और ये कहलाता है ग्रेट निकोबार। ये वाला भाग अंडमान है और ये वाला भाग निकोबार है। आज आपको अंडमान निकोबार का पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, पूरा क्लासिफिकेशन क्लियर है। अंडमान निकोबार 5 भागों में बटा है। 5 भागों में से 3 भाग ऊपर हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। बीच में फिर जगह है, मतलब पानी है। उसके बाद 2 टापू नीचे हैं, एक का नाम है कार निकोबार, एक का नाम है ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से पूरा अंडमान निकोबार का क्लासिफिकेशन है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, मैंने आपको बता ही दिया। और जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ है, बिल्कुल सबसे नीचे ग्रेट निकोबार में। कभी आपसे पूछे कि भाई लिख लेना वहाँ जो आपने इंदिरा पॉइंट लिखा है कहाँ स्थित है, तो अंडमान में। किस अंडमान में क्वेश्चन आ जाए फिर क्या कर लोगे। चारों ऑप्शन में रहे, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, फिर आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे। फंसना नहीं है, आपको चीजें याद करना है। तो ग्रेट निकोबार पर क्या है, आपका अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है, सैडल पीक। सैडल पीक ऊंची, सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। यहीं पर 2 ज्वालामुखी हैं यहाँ पर, इसके उत्तरी अंडमान के यहाँ पास। एक ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप या बैरन ज्वालामुखी। ये भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय क्या, एक तो है ही भारत में। भारत में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम है बैरन द्वीप, है ना, ये अंडमान निकोबार के पास है। और भारत में एक दूसरा ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। क्या है भैया, नारकोंडम वॉल्केनो, नारकोंडम द्वीप है ना। ये कैसा ज्वालामुखी है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त, है ना। सुसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है डोरमेंट वॉल्केनो, मतलब ऐसा ज्वालामुखी जो कुछ समय बाद उद्गार होता है, निकलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर कई सालों तक बंद पड़ा रहता है, फिर निकलता है, फिर बंद हो जाता है, सुसुप्त कहलाता है। और एक्टिव, लगातार उसमें से लावा जो मैग्मा है वो निकलता रहता है। तो भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं, बैरन द्वीप सक्रिय है और नारकोंडम सुसुप्त है ना। दोनों आपके उत्तरी अंडमान के आसपास हैं, क्लियर है। अंडमान निकोबार के बीचों बीच ये जो पास है इसको डंकन पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, डंकन पास कहा जाता है। कभी कभी पूछे कि कौन सा पास है, तो डंकन, कहते हैं ना बाई पास से निकल जाओ, तो वैसे ही डंकन पास अंडमान और उत्तरी मतलब उत्तरी अंडमान और निकोबार के बीच में डंकन पास है, क्लियर है। अब आपने एक चीज और सुनी होगी, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, है ना। ये चैनल क्या कहलाता है, ये चैनल जो है, ये चैनल आपका टीवी चैनल नहीं है। ये चैनल आपका टीवी चैनल नहीं है, बल्कि चैनल का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है जोड़ना। किसको जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना या किसी भी चीज को ऐड करना। तो वो आपके रिसीवर से और जो सैटेलाइट से जो भी डाटा जुड़ता है उसी को हम चैनल कह देते हैं। लेकिन वैसे ही चीजें जब ज्योग्राफी में पानी के आधार पर जुड़ती हैं या स्थलीय सीमा में जुड़ती हैं या जलीय सीमा में जुड़ती हैं, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, उनको भी हम चैनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था यहाँ पर लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मिनिकॉय द्वीप है। कौन सा द्वीप भैया, मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। 60 के आसपास द्वीपों की संख्या है। और यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, इसके बीच में जो चैनल है, और आपको पता है यहाँ आपको दिखेगा नहीं, इसके नीचे क्या है, मालदीव है। इसके नीचे कौन सा देश है, मालदीव है, मालदीव, यहाँ देखिएगा मालदीव। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है, ठीक है। तो जो मालदीव देश है, ये मालदीव देश और इस वाले मतलब लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है, इसके बीच जो सागर है, इसके बीच जो चैनल है ये वाला, ये कहलाता है 8 डिग्री चैनल। और इस बिंदु मतलब लक्षद्वीप का दक्षिणी बिंदु और खुद लक्षद्वीप, समझ पा रहे हो, इसके बीच है 9 डिग्री चैनल। समझ पा रहे हो, मालदीव और लक्षद्वीप का सबसे निचला हिस्सा, मालदीव और लक्षद्वीप का सबसे निचला हिस्सा जो है ये वाला, इसके बीच जो है वो 8 डिग्री है। लक्षद्वीप का सबसे निचला हिस्सा और टोटल लक्षद्वीप के बीच जो है वो 9 डिग्री चैनल है।
और उसके थोड़ा सा ऊपर जब आप आ जाओगे तो यहां से गुजरेगा 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है ना। तो अंडमान और निकोबार के बीचों बीच से जो पानी का रास्ता है उसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। क्लियर है ना। अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दे सकता हूं, लेकिन मैं इसको होल्ड कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मैं क्लास पढ़ाता हूं तो कुछ ना कुछ मैं एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता हूं और उसका आंसर मैं आप लोगों के लिए सर्च करने के लिए कहता हूं, ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जब बताया जाता है तब वो चीज़ हमें उतनी अच्छी से मेमोराइज नहीं होती, बल्कि जब उसको हम खुद पढ़ते हैं पुस्तकों से तो वो बहुत अच्छे से याद होता है। तो आप क्या करना है, इसको ढूंढ के लाना है कि अंडमान निकोबार का अन्य नाम क्या है और बंगाल की खाड़ी का अन्य नाम क्या है ना। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अंडमान निकोबार का अन्य नाम क्या है, कमेंट में बता दीजिएगा। बंगाल की खाड़ी का अन्य नाम क्या है, बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, ये भी आपका हो गया, है ना। ये भी अंडमान आपका मैंने पूरा पढ़ा दिया। सबसे ऊंची सैडल पीक। हाँ, एक चीज और याद आई, अंडमान निकोबार में ही भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य है ना। सबसे ज्यादा आपसे अभ्यारण्य पूछे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ है? अंडमान निकोबार में है ना। अंडमान निकोबार में बहुत सारे राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं, तो वो आपको याद रखना है। और जो आपका ये है लक्षद्वीप, यहाँ पर कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र है ना। कोरल रीफ रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पर है? मूंगा चट्टान आपने सुना होगा, बायोलॉजी में आपने देखना कभी, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ तक हमने भारत की कुछ बेसिक जानकारी को देखा, बेसिक जानकारी को पढ़ा, पॉइंटों को पढ़ा, पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी चीज़ों को पढ़ा, भारत की रेखाओं को पढ़ लिया, भारत के समीप जो राज्य हैं उनको पढ़ लिया। अब हम एक बहुत अहम चीज़ पर बात करते हैं। एक लाइन और रह गई है। अब हुआ क्या कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लाइन यहाँ से गुजरती है और एक लाइन यहाँ से गुजरती है, अरुणाचल से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। अब इसमें हमें समय को डिवाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो इन दोनों रेखाओं का जो गैप है उस गैप को बीच से आधा किया। क्या किया? आधा किया, और एक रेखा यहाँ से निकाली। एक रेखा कहाँ से निकाली? यहाँ से निकाली। इस रेखा को जब निकाला यहाँ से, इस रेखा को जब यहाँ से निकाला गया, है ना, निकाला नहीं गया मतलब ये पृथ्वी पे है, तो ये जो रेखा है ये 82 या 82 सही 1/2 डिग्री है, 82.5 डिग्री। और यही जो है, यही रेखा कहलाती है भारत की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा। इस मानक समय रेखा को मैं बहुत डिटेल से पढ़ाता हूँ जब मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास स्पेशल तौर पर लूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल बस इतना बता दे रहा हूँ कि मानक समय रेखा का मतलब क्या है। आमतौर पर क्या है कि आपको पता है कि सूरज जो है या सन जो है वो लगातार क्या है, वो लगातार मूव होता है। सन जो है वो आपको पता है लगातार, बेसिकली देखा जाए तो सन मूव नहीं होता बल्कि पृथ्वी मूव होती है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो लगातार पृथ्वी पर इस तरीके से क्या है, आगे बढ़ता जाता है। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, समय यहाँ कुछ और है, थोड़े दूर जाऊंगा तो समय कुछ और रहेगा, थोड़े दूर हो जाऊंगा समय कुछ और रहेगा। हर एक शहर का समय अलग अलग है, हर एक राज्य का समय अलग अलग है। समय अलग अलग है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर एक राज्य, हर एक शहर अपनी अपनी घड़ी बना ले। सरकार को दिक्कत हो जाएगी, हवाई जहाज़ों को समस्या हो जाएगी, बसों को समस्या हो जाएगी, समय नहीं मिल पाएगा। पता चला व्यक्ति 5 बजे निकला और 4 बजे पहुंच गया, 5 बजे निकला और 4 बजे पहुंच गया, पॉसिबल ही नहीं है। समय के पहले कैसे पहुंचे? तो ये सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसलिए भारत सरकार ने क्या है, एक निर्णय लिया कि हम एक मानक समय रेखा बनाएंगे। मानक समय रेखा कैसे बनाएंगे? कहीं भी नहीं बनाएंगे, दोनों रेखाओं के बीच वाली रेखा बनाएंगे, ताकि इस तरफ का भी क्षेत्र मैनेज हो जाए और इस तरफ का भी क्षेत्र मैनेज हो जाए। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो आपके दो घर हैं और आपको एक बिजनेस खोलना है, तो आप सोचेंगे कि यार बिजनेस कहाँ खोलें, जबकि दोनों घर को आपको जाना पड़ता है। तो बिजनेस, आप मान लो आपकी 2 पत्नियां हैं, है ना, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, 2 पत्नियां हैं, तो आपको इस वाली पत्नी के घर भी जाना है और इस वाली पत्नी के घर भी जाना है।
और आपको दुकान भी खोलना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके बीचों बीच मतलब दोनों घरों के बीच में दुकान खोल लेंगे, ताकि यहाँ की दूरी भी मिनिमम रहे, यहाँ की दूरी भी मिनिमम रहे। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही कुछ भारत सरकार ने मानक समय रेखा में भी किया कि बीचों बीच जो रेखा गुजर रही थी, यहाँ पर मानक समय बनाया, ताकि यहाँ का भी समय मैनेज हो जाए और यहाँ का भी समय मैनेज हो जाए। ठीक है, तो इस मानक समय रेखा का बहुत सारे बच्चे मतलब काफी लंबे समय बाद समझ पाते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। ऐसा समय जिसे माना जाए, क्या किया जाए, माना जाए। कौन सा समय माना जाएगा? जब सूर्य यहां है इस लाइन पे, जब सूर्य यहां है इस लाइन पे, और जितना टाइम हुआ है, जब सूर्य इस लाइन पर पड़ रहा है और जितना टाइम हुआ है, वही टाइम पूरा भारत मानेगा। दैट इज कॉल्ड मानक समय। बहुत सिंपल और आसान भाषा में। सूर्य हर एक समय लगातार बदल रहा है, आपको पता है। जब सूर्य इस लाइन पर होगा, जितना समय इस लाइन पर होगा, जितना टाइम इस लाइन पर होगा, उसी को पूरा भारत, पूरे राज्य मानेंगे। दैट इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। क्लियर है? लिखा रहता है मोबाइल में, वर्ल्ड क्लॉक वगैरह चलाते हो ना, वर्ल्ड क्लॉक, तो वर्ल्ड क्लॉक चलाते होगे कभी आप, क्लॉक में कुछ करते होगे, अलार्म लगाते होगे, तो आपको दिखता होगा GMT IST लिखा रहता है ना, IST। तो GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ये वर्ल्ड लेवल का समय है, कभी बताऊंगा। और IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, IST लिखा होता है। ठीक है, तो ये भारत का मानक समय होता है। तो सूर्य जब इस लाइन पर होगा, जो समय है वही समय को पूरा भारत मान लेगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमें अलग समय रेखा दो, हमारे यहाँ पहाड़ अहाड़ है तो हमें समस्या आती है, बहुत सारी बातें, लेकिन अभी सरकार ने विचार इस पर नहीं किया। क्वेश्चन आता है कि ये जो मानक समय रेखा है, ये मानक समय रेखा कितने डिग्री है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 नंबर की डिग्री की जो लाइन है पृथ्वी पर देशांतर, वो वाली है। कहां से गुजरती है, कहां से गुजरती है? इसका नाम दिया है मिर्जापुर, है ना, मिर्जापुर या नैनी, है ना, इलाहाबाद के पास पड़ता है। इलाहाबाद कभी आप जाएं गंगा यमुना में डुबकी लगाने, तो आप स्टेशन पर देखेंगे कि नैनी स्टेशन पड़ता है इलाहाबाद के पास, मिर्जापुर भी पड़ता है। तो मिर्जापुर और नैनी से निकली है, और इसका जो नाम है, नेम है, वो यही नाम रख दिया भारत सरकार ने, मिर्जापुर नैनी टाइम लाइन या समय रेखा। ठीक है, तो आपको बस यही नाम याद रखना है। बेसिकली देखा जाए तो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं, लिख लो जल्दी से। पहला है यूपी, ये दिख रहा है। दूसरा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तो यहाँ ये सिंगरौली से भी टच करती है ना, सिंगरौली से भी टच करती है, मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये क्वेश्चन है MPPSC का, MPPSC 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले से भारत की मानक समय रेखा छूकर गुजरती है ना। तो यहाँ सिंगरौली, तो MP हो गया। MP के बाद उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा, और अंतिम हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हो गए 5। ठीक, ये 5 राज्यों से ऊपर गुजरती है, अच्छे से लिख लेना। क्लियर है? तो मानक समय रेखा रह गई थी, तो उसको भी मैंने आपको बता दिया है। जितनी चीजें बता रहा हूँ, ये सब सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही हाईलाइटेड हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है ना, तो इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लें। अब एक रेखा और बची है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को और बता दे रहा हूँ मैं, है ना। कर्क रेखा आपको पता है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा, बीचों बीच से भूमध्य रेखा, नीचे से मकर रेखा, भूमि के मध्य में भूमध्य, नीचे है मकर, ऊपर है कर्क। कंफ्यूज होता है कर्क कहाँ है, मकर कहाँ है। याद रखना, मक्कार लोग हमेशा नीचे रहते हैं, मक्कार लोग हमेशा नीचे रहते हैं, तो नीचे मकर होगी और ऑटोमेटिकली दूसरी याद हो जाएगी कर्क। तो यही आपका क्या है, भारत है। ये आपका क्या है, भारत है। तो भारत के यहाँ से ये रेखा एंटर करती है और कुल मिलाकर 8 राज्यों से निकल जाती है। अब ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, है ना, ये जो कर्क रेखा है, ये हमारे भारत से यहाँ से निकलती है,
पृथ्वी गोल है ना, तो गोलाई में आएगा। देखो मैप क्या है, उतना एग्जैक्ट तो मैं बना नहीं पाऊंगा, मशीन तो हूँ नहीं, मैं उतना ही मैप बना पाऊंगा। अब आप कहोगे सर ये सीधी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि पृथ्वी गोल है भाई साहब, पृथ्वी गोल है इसलिए ये लाइन भी गोलाई में है। तो ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्य, 8 स्टेट, है ना। नंबर ऑफ काउंटिंग कर लो और लिख लो। सबसे पहला है गुजरात, गुजरात के बाद है राजस्थान, देखो ये राजस्थान में एंटर कर गई। उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। 2 ये 3 4 5 6 7 और 8, कुल 8 राज्य लिख लो चाहो तो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। यही कर्क रेखा आपसे पूछेगा कि एमपी में कितने जिलों से गुजरती है, तो 14 जिलों से। कितने जिलों से, 14 जिलों से गुजरती है। 14 जिले कौन कौन से हैं, है ना, ये आपको मैं बताऊंगा मध्य प्रदेश जीके में। जब मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हम पढ़ेंगे तब वहां चर्चा करेंगे, अभी हम भारत के जीके को फॉलो करेंगे। फिर भी मैंने बता दिया है ना। तो ये यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और इसी कर्क रेखा के कारण, इसी कर्क रेखा के कारण कल एक स्टूडेंट ने ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि सर भारत की जलवायु कैसी है और मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है ना। तो भारत की जलवायु और मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, है ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारे यहाँ। क्या है, ट्रॉपिकल, है ना, इसको ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, और इसको क्लाइमेट बोला जाता है, मानसूनी जलवायु। ठीक है। अब ये मानसूनी कैसे होती है, तो आपको पता है कि बीचों बीच से रेखा भूमध्य है, ऊपर कर्क है और नीचे मकर है। कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया होगा कि सर ये रेखा यहीं क्यों बनाई गई, ऊपर भी हो सकती थी नीचे भी हो सकती थी। तो इनको यहाँ बनाया इसलिए है क्योंकि जो भाई सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है वो इसी लाइन के बीचों बीच पड़ता है सबसे ज्यादा। सूर्य का प्रकाश है इसी लाइन के बीचों बीच पड़ता है सबसे ज्यादा। इसके बाद यहाँ जो देश हैं वो बर्फ जमे हुए हैं, है ना, टोटल बर्फ जमा हुआ है। लेकिन इस रेखा के बीच में क्या है कि यहाँ धूप भी पड़ती है, बरसात भी होती है और ठंडी भी होती है, तीनों मौसम लगातार होते हैं। ठीक है। तो इस रीजन को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय। उष्ण मतलब होता है ज्योग्राफी की भाषा में गर्मी, और गर्मी कहाँ होगी, जहाँ सूर्य होगा, और सूर्य कहाँ होगा, इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच, इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच सूर्य होगा। तो जब सूर्य होगा तो गर्मी, और गर्मी को ज्योग्राफी में उष्ण कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत में। लेकिन एक चीज याद रखो, उष्ण कटिबंधीय तो ठीक है, लेकिन कर्क रेखा का जो ऊपर वाला इतना भाग है, इतना भाग, इसको हम उपोष्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय, है ना। ये बहुत कम बुकों में मिलता है ना, लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो कर्क रेखा तक जो सीमा है वो उष्ण कटिबंधीय है ना। क्वेश्चन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आता है कि मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ये सारी बुकों में लिखा हुआ है और सही भी है, गलत नहीं है, क्योंकि ज्यादा परसेंटेज इसी का है। लेकिन कर्क रेखा मध्य प्रदेश के आधे भाग में है, आधे से थोड़े ज्यादा में है, लेकिन ऊपर वाला जो भाग है यहाँ वर्षा कम होती है और यहाँ कर्क रेखा नहीं है ना। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। ये दोनों तरफ होता है, कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग और यहाँ मकर रेखा के नीचे, मतलब थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा प्रभाव जो है वो नीचे तक दिखाई देता है। इसको उपोष्ण कहा जाता है और इसको उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो भैया भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब इसके कारण क्या होता है और क्यों बारिश होती है, तो आपको पता है जब सूर्य यहाँ चमकेगा तो गर्मी होगी, धूप होगी, और धूप होगी तो यहाँ जो समुद्र है उसका जो पानी है वो वाष्प बनेगा। क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। जब वाष्प बनेगा तो बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो वर्षा कराएंगे। तो यहाँ वर्षा भी हो जाएगी, ठंड भी हो जाएगी, और जलवायु भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे भारत में देखने को मिलती है ना। अब आज का लास्ट,
है ना। हमारा भारत की जितनी भी जानकारी है वो सारी बहुत डिटेल से पढ़ ली है। अब आज का लास्ट कुछ हल्के और कुछ छोटे मोटे फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो जलवायु वाला लिख लेंगे आप। जलवायु वाला मैंने बता दिया कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून लगातार वेदर चेंज यहाँ होता है। भारत जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आपको पता है 32,87,263, ऐसे याद रखना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। क्लियर है। तो ये क्षेत्रफल कभी बदलेगा नहीं, ये आपको फिक्स याद रखना है। ये विश्व का कितना परसेंटेज है, विश्व का अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का ये कितना परसेंट है, तो 2.42% पूरे भारत का, पूरे विश्व का है। पूरे विश्व में अगर आप पूरे विश्व को अगर आप 100% मानेंगे तो भारत जो है उसमें 2.42% की भूमिका अदा करता है। अगर हम भारत का क्षेत्रफल के स्थान देखें तो ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, तो 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। तो भैया सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश आपको बिना बताए पता होगा रूस है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। कौन सा है, चीन है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो रूस है वो आधा यूरोप में आता है। कहाँ आता है, यूरोप में आता है। उसकी जनसंख्या जो है वो यूरोप क्षेत्र में, यूरेशिया में निवास करती है। मॉस्को भी यूरोप में पड़ता है, इसलिए वो पूरी तरीके से नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा देश जो एशिया महाद्वीप का है वो चीन है, और विश्व का सबसे बड़ा देश वो रूस है। लेकिन जो भारत है वो 7वें नंबर का बड़ा देश है। याद रखने की ट्रिक भी ले लो, सूत्र भी ले लो, है ना। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, रक्कू। ये नाम है रक्कू। मान लो किसी का नाम राकेश है ना, तो भारत में नरेंद्र से नंदू हो जाता है, परसोत्तम से परसू हो जाता है, राकेश से रक्कू हो जाता है। तो भारत में ऐसे कुछ नाम है जो बदलते हैं। तो मान लो राकेश का नाम रक्कू हो गया, लेकिन वो यहाँ मेल नहीं फीमेल है, बाई है, ठीक है। तो रक्कू बाई। तो रास से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा रूस, आर से हो जाएगा रूस, सी से हो जाएगा कनाडा, फिर सी से हो जाएगा चीन, फिर यू से हो जाएगा यूएसए, फिर बी से हो जाएगा ब्राजील, और ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और आई से तो आप जानते ही हैं आपका प्यारा भारत इंडिया, ठीक है। आई से इंडिया हो जाएगा। तो इनको आप क्रम से देखोगे तो 7वें नंबर पर क्या आता है, आपका इंडिया आता है, ठीक है। 7वें नंबर पर क्या आता है, इंडिया। इंडिया से बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, लगता नहीं है लेकिन फिर भी है। एक चीज बड़ी कंफ्यूजन होती है, विश्व का सबसे बड़ा देश तो रूस है, लेकिन सबसे बड़ा दूसरा देश जो है वो लोग चीन मानते हैं कि भाई रूस के बाद चीन आता है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरे सबसे बड़ा देश कनाडा है। दूसरा सबसे बड़ा देश विश्व का कनाडा है, और चीन तीसरा है, ठीक है। तो ये तो क्षेत्रफल की बात हुई कि भाई क्षेत्रफल में हमारे भारत का स्थान विश्व में 7वां है, ठीक है। अब हम जनसंख्या की बात करते हैं। तो भारत की जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन 2011 का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है, मोटे तौर पर आएगा नहीं कभी, 1.21 अरब, है ना। 1.21 अरब, है ना। 21 के बाद भी है बहुत कुछ, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लगभग 125 अरब की जनसंख्या जो है भारत में हो चुकी है, ठीक है। 125 अरब की जनसंख्या हो चुकी है, और इसका जो परसेंटेज है पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 17.7% के आसपास है। पूरे विश्व में 17.7% के आसपास है, और ये विश्व में सर्वाधिक दूसरी जनसंख्या वाला देश है। सॉरी 17.7 नहीं, 17.5 है परसेंटेज है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर है ना। कभी आपसे पूछे कि जनसंख्या में कौन सा बड़ा देश है, तो दूसरा बड़ा देश है। अभी एक आंकड़ा भी आ गया कि हम पहले स्थान पे आने वाले हैं, अब आएंगे कि नहीं वो वक्त बताएगा, अभी नहीं कह सकते। सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन सा है, चीन में। देखो बड़ा छोटा जनसंख्या क्षेत्रफल में अलग अलग होता है। तो दूसरा बड़ा देश है और प्रथम बड़ा चीन है, लेकिन चीन को भी हम पीछे करने वाले हैं, ऐसा कुछ अनुमान आया है अभी कुछ रिपोर्टों के अनुसार, क्योंकि चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी है। अब वन चाइल्ड है तो निश्चित तौर पर जनसंख्या कमेगी। भारत में अभी भी कोई पाबंदी नहीं है, लोग लगातार बच्चे पैदा कर रहे हैं, और जिससे
काफी गंभीर समस्या पैदा हो रही है। ठीक है, भारत की अगर हम साक्षरता की बात करें, साक्षरता की बात करें, लिटरेसी की बात करें, पढ़े लिखे लोगों की बात करें, तो यह 73% के आसपास है ना। 73% हमारे यहाँ की साक्षरता है। और मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है वो 69.4 है, लेकिन 70 दशमलव इसे बोर्ड मानते हैं, है ना। 69 मध्य प्रदेश की जनसंख्या साक्षरता है, लेकिन 70% हम मान लेते हैं। अगर हम घनत्व की बात करें, जनसंख्या जो घनत्व है कि भाई जनसंख्या घनत्व में कितने लोग हमारे भारत में निवास करते हैं, तो 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे भारत में निवास करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर आप ऐसे जाइए और 1 किलोमीटर ऐसे जाइए, तो ये पूरा वर्ग बनेगा। 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है ना। तो इसमें आप देखेंगे 1 किलोमीटर में जाकर, तो ये एवरेज आपके भारत में 1 किलोमीटर में 382 लोग मिलेंगे, है ना। और मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा घनत्व भोपाल में है। भोपाल में आपको 1 किलोमीटर में 855 व्यक्ति मिल जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक घनत्व है। 382 और 855 में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, अगर हम लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात कि भारत का लिंगानुपात क्या है, मतलब स्त्रियां कितनी हैं लोगों पर, तो ये भैया 943। 943 क्या है? ये 943 जब भी लिंगानुपात की बात हो, सेक्स रेशो की बात हो, तो हमेशा जो संख्या होगी ये महिलाओं की होगी, हमेशा। और महिला की संख्या ही लिंगानुपात होती है। क्यों? क्योंकि 1000 जो पुरुष हैं ये कांस्टेंट रहता है। 1000 जो पुरुष है वो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी नहीं बदलता। 1000 जो पुरुष हैं ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी नहीं बदलता। ठीक है, इसी पर जितनी महिलाएं होंगी वो वहां का लिंगानुपात हो जाएगा। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपका केरल में है। केरल में कितना है? 1084, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं तो महिलाओं को तवज्जो देते हैं। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो 1084 केरल में है। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो 879 के आसपास हरियाणा में है। हरियाणा में सबसे कम लड़कियां हैं, वहाँ भ्रूण हत्या महिलाओं की बहुत ज़्यादा होती है ना। घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जो घनत्व हो बिहार में है ना। अभी ये क्वेश्चन रेलवे में आया था, सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है? एसएससी में भी आया था, एनटीपीसी में, तो सबसे ज़्यादा घनत्व भाई साहब आपके बिहार में है। ठीक है, लेकिन एवरेज कितना है? 382 है। तो आई होप यहाँ तक आपको भारत की बहुत सारी जानकारी मिली होगी, है ना। जितनी भी जानकारी है वो मैंने लगभग आपको इस एक वीडियो में बनाने की कोशिश की है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बड़े वीडियो को देखकर देखते नहीं हैं। याद रखना, जितना बड़ा वीडियो होगा, जितना ज़्यादा आप समय देंगे, उतना ज़्यादा ज्ञान आपको मिलेगा, डाटा आपको मिलेगा, और आप रेस में, कंपटीशन में दूसरों से आगे निकलेंगे। कम समय में 2-4 मिनट का वीडियो देखेंगे, कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा आप छोड़ दें तो बेहतर है ना। क्या मतलब समय बर्बाद करके। तो आपने एक गुजारिश की थी कि सर फॉन्ट बड़े करें, तो मैंने बड़े कर दिए हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई समस्या समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसका निराकरण तुरंत दूसरे वीडियो लेक्चर में हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। मैं आपको आपकी एक एक कमेंट को रोज़ मैं खुद देखता हूँ। यहाँ हमारी कोई टीम भी नहीं है, बल्कि मैं खुद सारी चीज़ों को चेक करता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।